प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस फटाफट मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड जून 2023 से लिया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और हम सब सेशन को साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है? ए, असामान्य प्रत्युत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। बी, वे साक्षात्कारकर्ताओं और या उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। सी, उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है। डी, उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है। इंग्लिश है, which among the following is not a characteristic of the closed-ended questions in survey research? A, they allow unusual response that the survey researcher may not have contemplated. B, they are easy for interviewers and all respondents to complete. C, they reduce the possibility of variability in the recording of answers. D, there is loss of spontaneity इन रेस्पोंडेंट्स आंसर। दिए गए विकल्प ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को भी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा जा रहा है विशेषता नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। किसका? सर्वेक्षण शोध के अंतर्गत में। तो असामान्य प्रत्युत्तर, असामान्य अनयूजुअल रिस्पॉन्स दैट द सर्वे रिसर्चर, जो सर्वे करने वाले रिसर्चर हैं उनके लिए यह कंटेम्पलेटेड, अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ये हमारा गलत है, जो सही यही विशेषता है इसका। तो सही आंसर हमारा ए होगा। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। ए, इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। बी, इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। सी, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। इंग्लिश इसकी है, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। ए, इट इज डिफिकल्ट टू मेक पोस्ट चॉइस आंसर exhaustives. B, there is loss of spontaneity in respondents' answer. C, they are time consuming for interviews to administer. ऑप्शन दिया गया है ABCD में, कोई एक का सिलेक्शन करना है। इसमें सही आंसर क्या होगा? कमियों। पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए, यानी डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। नहीं, कठिनाई नहीं होती है। ये हमारा ए गलत है। ए गलत है तो ऑप्शन ए भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। इस प्रकार नहीं, पूछा जा रहा है कि कमियों की पहचान कीजिए। कमियों की पहचान कीजिए, तो यहाँ आपका कमियों की पहचान के अंतर्गत ए सही है। इससे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है, या कमियों यानी डिसएडवांटेज के अंतर्गत में ये सही है। ए सही है तो हमारा ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। बाद बाकी ACD की ओर देखा जाए। बी हो रहा है,
कि इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है, कमी है या इसका डिसएडवांटेज में है। तो बी भी हमारा सही है। सी है साक्षात्कारताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध नहीं, टाइम कंज्यूमिंग यहाँ नहीं है। तो सी हमारा गलत जब होगा, सी गलत होगा तो बी गलत, सी गलत और डी गलत। ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन ए की ओर सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा तीसरे नंबर पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द participants from figuring out what the experimental wants. Statement 2 interaction between the experimenter and the participants is always beneficial in social science research. हिंदी इसकी है कथन 1 में कि ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। अब इसमें से ऑप्शन दिया गया है ABCD, सही का सिलेक्शन करना है कि कौन सा हमारा सही है, चूज किया जाए। कथन 2 कह रहा है कि प्रयोगकर्ता यानी एक्सपेरिमेंटर और प्रतिभागियों के बीच, पार्टिसिपेंट्स के बीच अंतःक्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सदैव, ये जो है हमारा ऑलवेज, सदैव, यह शब्द हमारा सदैव क्या कह रहा है, नहीं, हमेशा के लिए यह नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को, जो हमारा प्रतिभागी है, यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। यह आपका पूर्णतः सत्य है, यानी कथन 1 सही है। कारण कि अनुसंधान में, रिसर्च में निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली अपेक्षाओं का एक विशेष जोखिम होता है, एक विशेष जोखिम होता है, जिससे मूल्यांकन में कुछ व्यक्तिपरकता होती है, व्यक्तिपरकता होती है, जिससे बायस आता है, जिसमें पक्षपात करने की संभावना होती है, जो पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए ही ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य है। यही है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है, प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। इस प्रकार स्टेटमेंट 1 हमारा सही है और 2 गलत है, 2 गलत है। तो आंसर हमारा ए की, आंसर हमारा सी की ओर होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा आंसर सी, आंसर सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना नृजातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। कथन 2 अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में प्रकट और प्रच्छन्न नृजातीय वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। यह गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है गेनिंग एक्सेस टू ए पब्लिक और सोशल सेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इशू इन एथनोग्राफिक रिसर्च। स्टेटमेंट 2 है देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन ओवर्ट एंड कवर्ट एथनोग्राफी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन। ऑप्शन दिया गया है ABCD में, सही ऑप्शन का चयन करना है कि क्या होगा। कि एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च यानी जो हमारा नृजातीय शोध है, इसका एक महत्वपूर्ण, इसमें शोधकर्ता जो है वह आपको उस स्थान तक पहुंचकर अपने बातों को रखते हैं। यह एक सामाजिक
प्रक्रिया है। सामाजिक स्थापना में के अंतर्गत यहाँ अधिगम प्राप्त किया जाता है। चूँकि जो रिसर्चर होते हैं वो वहाँ 6 महीना तक रह कर के भी रिसर्च करते हैं, उनकी बातों को, उनके आव भाव को, और वो किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसका वो अध्ययन करते हैं। तो कथन 1 हमारा सही है। कथन 1 सही है। कथन 2 कह रहा है कि अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में और प्रच्छन्न निर्जातीय वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं है। अंतर है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं है। तो इस प्रकार यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श संबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित P मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसे 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जा सकता है? चलिए इंग्लिश इसकी है। ए रिसर्चर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग P वैल्यूज फॉर सैंपल कोरिलेशन coefficients of different samples. Which of these can be considered significant at 1% level of significance? A 0.004, B 0.99, C 0.995, D 0.001 और E है आपको 0.1। इसमें सही का चयन करना है कि ABCD में 1 2 3 4 जो दिया गया है ऑप्शंस ABCD से कौन कौन टैली करेगा, यही हमारा कर पूछा जा रहा है कि 1% यानी 1% सार्थकता स्तर पर P वैल्यू के लिए किसे माना जा सकता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन 0.004 और आ जाएगा आपका 0.001। ये आपका 1% सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसके लिए? तो P वैल्यूज फॉर सैंपल कोरिलेशन। ऑप्शन हमारा ये आपका A और ये D, तो A एंड D ऑप्शन 3 की ओर है। सही आंसर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3। चलिए अगला प्रश्न की ओर 6 पर है। वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है क्या कहलाता है? ए स्टूडेंट्स टी टेस्ट, बी प्रसरण विश्लेषण, सी युग्मित टी टेस्ट, डी काइवर्ग परीक्षण। इंग्लिश इसकी है। ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट परमिट्स असेसमेंट्स of possible significance of difference across means of multiple groups is A student t-test, B analysis of variance, C paired t-test और D chi-square टेस्ट। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। हमारा क्या होगा ABCD में? तो यहाँ हो जाएगा आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी प्रसरण विश्लेषण। ऑप्शन बी की ओर। चलिए आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है, 7वां पर है। अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन 2018 on plagiarism, a similarity of 14% would correspond to which of the following levels of plagiarism? दूसरे यह है 7वें नंबर पर प्रश्न हमारा
कि साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी के निम्नलिखित स्तरों में से कौन से स्तर की होगी? ये हमारा ऑप्शन है A 0, B 1, C 2 और D है 3। तो 14% की समरूपता के लिए 14% सिमिलरिटी के लिए हमारा 1%, ये हमारा हो जाएगा लेवल 1। लेवल 1 के प्लेगियरिज्म, लेवल 1 की प्लेगियरिज्म जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये हमारा सही आंसर बी, सही आंसर बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 8वें नंबर पर, चरों में किसी भी प्रकार के हेर फेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानव और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए अर्थ प्रयोगात्मक अनुसंधान, बी प्रेक्षणात्मक अनुसंधान, सी विषयनिष्ठ अनुसंधान, डी मानवमितीय अनुसंधान। इंग्लिश इसकी है द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस इन द नेचुरल environment without any manipulation of variables is called. A quasi experimental research, B observational research, C subjective research और D एथनोप्रोमेट्रिक रिसर्च। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा होगा? बिना हेर फेर के, बिना हेर फेर के। तो जब मैनिपुलेशन नहीं होगा किसी प्रकार का, तो यह प्राकृतिक वातावरण में मानव एवं मानवों के व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो मैनिपुलेशन के लिए क्या होगा? इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के लिए यह जो रिसर्च है वो हमारा हो जाएगा प्रेक्षणात्मक अनुसंधान, बी या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ऑप्शन बी। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेटिव रिसर्च। चलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलें। प्रायिकता प्रतिचयन की विशेषताओं में से एक है ए जनसंख्या पूर्वाग्रह, बी प्रतिचयन पूर्वाग्रह, सी यादृच्छिक चयन, डी अकस्मात चयन। इंग्लिश इसकी है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ए पॉपुलेशन बायस, बी सैम्पलिंग बायस, सी रैंडम सिलेक्शन, डी एक्सीडेंटल सिलेक्शन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही क्या होगा। जब भी रिसर्च का क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रायः इंग्लिश लैंग्वेज ही इसका चूज करना चाहिए, क्योंकि हिंदी में कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें इंग्लिश की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 9 हमारा कह रहा है कि प्रायिकता प्रतिचयन यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से हमारा होना चाहिए। तो जनसंख्या पूर्वाग्रह ये हमारा प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत नहीं है, जनसंख्या पूर्वाग्रह ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारा नहीं होगा। सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग प्रतिचयन पूर्वाग्रह, तो यह भी हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। लेकिन रैंडम सिलेक्शन, ये जो है रैंडम सिलेक्शन, यह आपका बतलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत। प्रायिकता प्रतिचयन यह एक इसकी विशेषता है रैंडम का, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। एक्सीडेंटल सिलेक्शन यह भी आपका है नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ये सब आते हैं। यह है आपका प्रोबेबिलिटी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर, और ये हमारा इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलिए 10वां कह रहा है
कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता निम्नलिखित में से किसे अधिक बल देते हैं? ए मापन, बी कार्यकारणता, सी संदर्भ और डी सामान्यीकरण। इंग्लिश इसकी है, ए कंपेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ले मोर एम्फेसिस ऑन ए मेजरमेंट, बी कैजुअलिटी, सी कंटेक्स्ट और डी जनरलाइजेशन। ABCD में सही ऑप्शन का चयन करना है। पूछा जा रहा है कि तुलना की जा रही है गुणात्मक शोधकर्ता और मात्रात्मक शोधकर्ताओं में, किसे अधिक बल देते हैं? तो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों जो है मात्रात्मक, इसमें मात्रा की बातें होती है, और क्वालिटेटिव में यहाँ गुण, यहाँ उसके वजन से, उसके मात्रा से, उसमें जोड़ घटाव की बातें नहीं है। यहाँ क्वालिटेटिव उसके गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो शोधकर्ता के लिए प्रायः इसमें कंटेक्स्ट संदर्भ से संबंधित इस पर विशेष फोकस दिया जाता है, एम्फेसिस इस पर। किस पर? तो हमारा संदर्भ, जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। चलिए आंसर का मिलान कर लिया जाए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कंटेक्स्ट। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आशा है दिसंबर 24 के होने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इससे संदर्भित पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और रिसर्च टॉपिक्स को प्रायः इंग्लिश लैंग्वेज से ही करें तो बेहतर रहेगा। हिंदी से इसे समझा जा सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सेशन को लाइक करें और शेयर करें, ताकि एक दूसरे से हौसला अफजाई करके हम सब सेशन को साझा करते रहें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने, इसके लिए अब यहीं सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।